हाय, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन या हम उसे दूसरे नाम से भी बेस बायस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे कि वो क्या होता है और उसके स्टेबिलिटी फैक्टर को हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ करते हैं। कलेक्टर साइड ये बेस साइड है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बेस की तरफ लगा रहेगा, इसे हम लोग आरबी के नाम से जानेंगे। और ये कलेक्टर की तरफ जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसे आरसी नाम देते हैं। यह हमारा इमीटर है, ग्राउंड है। ये कलेक्टर साइड है, ये इमीटर साइड है, इस वोल्टेज सोर्स का नाम VC रखे हैं, वोल्टेज ड्रॉप का नाम V रखे हैं। ये बेस है, ये इमीटर है, इसलिए इसे हम लोग VB नाम दे रहे हैं। अब आते हैं कि सर्किट में कैसे हम लोग स्टेबिलिटी फैक्टर को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इस फिगर को फिर से ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं। तो चेंजेस क्या है कि इस सर्किट को हम इस तरह इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, उस वोल्टेज सोर्स का वैल्यू क्या है, VCC है। और ये अगर VCC वोल्टेज सोर्स है तो यहाँ पर VCC और इसे ग्राउंड हम कर सकते हैं, और यहाँ पर भी अगर VCC है, इसे VCC और हम यहाँ पर ग्राउंड कर सकते हैं। और ये जो VCC है इसे हम यहाँ ले लेते हैं। तो सर्किट हमारा क्या है, दोनों सेम है। जैसे पहले ये सर्किट था, इसी सर्किट को हम लोगों ने मॉडिफाई करके यहाँ रखा है, बनाया है। यहाँ भी ग्राउंड है, यहाँ भी ग्राउंड है, यहाँ भी ग्राउंड है। इस तीनों ग्राउंड को हम लोग एक साथ कनेक्ट करके यहाँ पर कॉमन ग्राउंड कर सकते हैं। तो हमारा ये जो फर्स्ट सर्किट है, ये मॉडिफाई होके हम इसे इस तरह रीड्रॉ कर सकते हैं। यह हमारा रीड्रॉ करके सर्किट आया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी सर्किट में KCL KVL लगा के इस सर्किट का ओम्स लॉ लगा के इस सर्किट का एनालिसिस करेंगे। सर्किट को फिर से हम अच्छी तरीके से रीड्रॉ कर देते हैं। इसी सर्किट को फिर से रीड्रॉ करते हैं। ये सर्किट यहाँ पर ये रेजिस्टेंस RC हुआ, ये वोल्टेज सोर्स VCC हुआ, ये बेस की तरफ जो रेजिस्टेंस है उसे RB हम लोगों ने नाम दिया है, ये वोल्टेज सोर्स VCC है, और यहाँ पर ग्राउंड हम लोगों ने किया है। इसके तरफ जो करंट फ्लो कर रहा है वो IC है, यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है IB है, और यहाँ से जो आउट गोइंग करंट है IE है। ये VCE है, और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना है, VBE है। इसे लूप 1 नाम दे रहे हैं, इसे लूप 2 नाम दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि KVL लगाएंगे किस लूप में, लूप 1 में। अगर इस लूप में लूप 1 में KVL लगाते हैं तो देखते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। तो हमारा अप्लाइंग KVL इन लूप 1 करते हैं। इस लूप में KVL लगाते हैं और यहाँ से हम लोग सर्किट एलिमेंट को देखना शुरू करते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है। तो सबसे पहले हमें वोल्टेज ड्रॉप कितना मिल रहा है, -VCC। इसे -VCC लिखेंगे। इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट कितना फ्लो कर रहा है, IB। तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, IB इंटू RB। और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना है, बेस इमीटर के जंक्शन के क्रॉस प्लस VBE। यहाँ हम लिखेंगे VBE, और कोई भी सर्किट एलिमेंट नहीं है, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन से अगर हम IB के वैल्यू को अगर निकालना चाहेंगे तो हमारा इक्वेशन मॉडिफाई कर IB RB इक्वल टू VCC माइनस VBE आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम IB का वैल्यू को अगर निकालना चाहेंगे तो IB आ जाएगा VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाई RB। यह हमारा इक्वेशन, ये IB का रिलेशन आ गया, इसे इक्वेशन 1 नाम देंगे। और हम एक्टिव रीजन में जानते हैं कि एक्टिव रीजन में कलेक्टर करंट का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या कि IC इक्वल टू क्या होता है, बीटा IB प्लस 1 प्लस
बीटा आई सी बी ओ के बराबर होता है। इसे हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि आई सी इक्वल टू बीटा आई बी प्लस 1 प्लस बीटा आई सी ओ। हम लोग या तो आई सी लिखे या आई सी बी ओ लिखे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत सारा बुक में आपको आई सी ओ मैंसन किया रहेगा और बहुत सारे बुक में आपको आई सी बी ओ मैंसन किया रहेगा। तो कोई भी इक्वेशन अगर हम लिखते हैं तो वो इक्वेशन हमारा सही है। तो हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन टू में हम क्या करेंगे कि आई बी के वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 से। तो हमारा इक्वेशन क्या मॉडिफाई होके आ जाएगा कि आई सी इक्वल टू, अगर हम आई बी का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आई बी का वैल्यू कितना है, बी सी सी माइनस वी बी ई डिवाइडेड बाई आर बी इंटू बीटा, ये बीटा प्लस 1 प्लस बीटा आई सी ओ है। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि वी सी सी इंटू बीटा डिवाइडेड बाई आर बी और वी बी ई डिवाइडेड बाई आर बी इंटू बीटा प्लस 1 प्लस बीटा इंटू आई सी ओ। अगर इसे हम इस तरह लिखना चाहें तो हम इसे रीअरेंज कर इस तरह भी लिख सकते हैं, बीटा बाई आर बी इंटू वी सी सी, और इसे लिख सकते हैं कि बीटा बाई आर बी इंटू वी बी ई प्लस 1 प्लस बीटा आई सी ओ। इस इक्वेशन को हम लोगों ने यहाँ पर कलेक्टर करंट के इक्वेशन को हम लोगों ने निकाल लिया है। ये हम लोगों के पास कलेक्टर का रिलेशन, यह भी सेकंड इक्वेशन भी है। ये थर्ड इक्वेशन हम लोगों ने इसलिए निकाला है कि सेकंड इक्वेशन हम देख सकते हैं क्या, यहाँ पर वी बी ई के टर्म में भी आ रहा है और आई बी के टर्म में भी आ रहा है। मतलब कि इस आई बी को हम चाहते हैं कि आई बी को रिप्लेस कर दे किसके टर्म में, बीटा के टर्म में और वी बी ई के टर्म में। तो उससे हम क्या कर रहे हैं कि इस इक्वेशन 1 से उसका रिप्लेस कर आई बी को इन टर्म्स ऑफ वी बी ई और वी सी सी और आर बी के टर्म में रिप्लेस करना चाहते हैं, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, जो आई सी का जो रिलेशन आएगा वो वी बी ई के टर्म में, आई बी के टर्म में और आई सी यू के टर्म में हम लोगों को मिल जा रहा है। आई बी का टर्म को हम पूरा का पूरा हटाना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने आई सी कलेक्टर करंट के रिलेशन में मॉडिफिकेशन किया है और फाइनली हमारा इक्वेशन और यहाँ पर हम लोगों को मिल गया है। अब फर्स्ट हम लोग करेंगे कि इक्वेशन थर्ड से स्टेबिलिटी फैक्टर निकालेंगे। तो फर्स्ट हम लोग निकालते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर विथ रेस्पेक्ट टू वी बी ई क्या होगा। मतलब कि अगर हम ये कहें तो इसे हम डिफाइन करते हैं एस वी बी ई से। तो इट इज डिफाइंड एज, इसे हम क्या डिफाइन करते हैं इस स्टेबिलिटी फैक्टर को, एस वी बी ई इक्वल टू डिफाइन करते हैं डेल्टा आई सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बी ई से डिफाइन करते हैं। ये इक्वेशन हमारा 4 हो गया। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या कि आई सी को विथ रेस्पेक्ट टू वी बी ई हम इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो हमारा रिलेशन क्या है, आई सी इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई आर बी इंटू वी सी सी माइनस बीटा डिवाइडेड बाई आर बी इंटू वी बी ई प्लस 1 प्लस बीटा आई सी यू है। अगर इस इक्वेशन को हम विथ रिस्पेक्ट टू वी बी डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये क्वांटिटी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और ये लास्ट क्वांटिटी भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। जब हम आई सी को विथ रेस्पेक्ट टू वी बी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हमें बीटा और आई सी यू क्या हमारा होगा, कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। एक बार में हम एक ही वेरिएबल को लेकर चलेंगे और जो दो अदर वेरिएबल्स हैं उसे हम क्या करेंगे, कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो हम अगर यहाँ से डेल्टा आई सी बाई डेल्टा वी बी ई निकालते हैं तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, 0
माइनस ये कांस्टेंट है तो बीटा डिवाइडेड बाय आर बी, ये बाहर आ जाएगा, और वी बी को विथ रेस्पेक्ट टू वी बी से अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हमारा क्वांटिटी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और प्लस 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी फैक्टर विथ रेस्पेक्ट टू वी बी निकाल रहे हैं, तो डेल्टा आई सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बी हमारा क्या आया है, माइनस बीटा डिवाइडेड बाय आर बी आया। मतलब कि आईसी का डिपेंडेंसी विथ रेस्पेक्ट टू वी बी अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमारा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय आर बी आया। ये इक्वेशन हम 5 नाम देते हैं, इक्वेशन 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि स्टेबिलिटी फैक्टर विथ रेस्पेक्ट टू आईसीओ निकालेंगे। इसे हम लोगों ने यहाँ पर डिनोट किया था डेल आईसीओ से, तो इसे हम डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइंड एज, इसे मैथमेटिकली हम लोग डिफाइन करते हैं कि एस आई सी ओ क्या है, डेल्टा आई सी को रिस्पेक्ट में हम किसके डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, आई सी ओ के। ये हमारा इक्वेशन 6 हो गया। सेम हम लोग अगर इक्वेशन कलेक्टर का लिखते हैं तो हमारा आ रहा है बीटा डिवाइडेड बाई आर बी इंटू वी सी सी माइनस बीटा डिवाइडेड बाई आर बी इंटू वी बी ई प्लस 1 प्लस बीटा इंटू आई सी ओ आ रहा है। इस इक्वेशन को हम लोग को विथ रेस्पेक्ट टू आई सी ओ डिफ्रेंशिएट करना है। तो फर्स्ट क्वांटिटी कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, सेकंड क्वांटिटी भी कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। आईसीओ के साथ जो कांस्टेंट है वो 1 प्लस बीटा है। अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, डेल्टा आई सी डिवाइडेड बाय डेल्टा आई सी ओ इक्वल टू आ जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 1 प्लस बीटा इंटू 1 आ जाएगा। मतलब कि फाइनल अगर रिलेशन के बारे में बात करें तो डेल्टा आई सी बाई आई सी ओ कितना आ रहा है, 1 प्लस बीटा हमारा आ जा रहा है। और बीटा को अगर हम बहुत लार्ज लेके चलते हैं तो बीटा अगर लार्ज है तो हम कह सकते हैं कि बीटा प्लस 1 को हम बीटा के बराबर लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम अगर चाहें तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि डेल्टा आई सी इक्वल टू क्या हो जा रहा है, डेल्टा आई सी डिवाइड बाई आई सी ओ क्या हो जा रहा है, नियरली इक्वल टू बीटा के बराबर हो जा रहा है। तो हम लोगों का स्टेबिलिटी फैक्टर विथ रेस्पेक्ट टू आई सी ओ क्या निकला, बीटा निकला। तो इस इक्वेशन को 6 नाम देते हैं। हम लोगों ने 2 स्टेबिलिटी फैक्टर को निकाल लिया है और हम लोग थर्ड स्टेबिलिटी फैक्टर को निकालेंगे। तो थर्ड क्या है, स्टेबिलिटी फैक्टर विथ रेस्पेक्ट टू बीटा निकालेंगे। तो इसे हम लोग डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली। डिफाइन क्या करते हैं, एस बीटा क्या होता है, ये आईसी को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेल्टा आईसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू बीटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आईसी का एक्सप्रेशन लिखते हैं, उस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू बीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये आर बी आ जाएगा, ये वी सी सी माइनस बीटा डिवाइडेड बाई आर बी वी बी ई प्लस 1 प्लस बीटा आई सी ओ आ जाएगा। हमें इस इक्वेशन को विथ रेस्पेक्ट टू बीटा क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम यहाँ देख सकते हैं क्या कि बीटा के साथ जो टर्म है बी सी सी आर बी कॉन्स्टेंट है, और बीटा के साथ जो टर्म है वो बी बी ई और आर बी कॉन्स्टेंट है। और यहाँ पर 1 प्लस बीटा इंटू आई सी ओ है। मतलब कि अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल्टा आई सी बाई डेल्टा बीटा करेंगे, तो बीटा का टर्म में हम अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो हमारा बी 1 आ जाएगा, और टर्म हमारा क्या बच जाएगा, बी सी सी डिवाइडेड बाई आर बी जो कांस्टेंट है वो बच जाएगा। और सेकंड टर्म में क्या बचेगा, बीटा वी बी ई डिवाइडेड बाई आर बी। और यहाँ पे क्या बचेगा कि जब 0 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बीटा तो वो 0 आ जाएगा, और जब बीटा को बीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो 1 आ जाएगा।
ICO कांस्टेंट है क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू बीटा कर रहे हैं, तो और टर्म में क्या होगा हमारा कांस्टेंट होगा। ये फाइनल एक्सप्रेशन हमारा क्या आ जा रहा है कि डेल्टा IC बाई डेल्टा बीटा को अगर निकाल रहे हैं तो VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाई RB, और ये क्वांटिटी कितना आ जा रहा है ICO हो जा रहा है। इसे इक्वेशन हम 7 नाम देंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं इक्वेशन 7 से कि IC का बीटा का टर्म अगर रिलेशन अगर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं वो डायरेक्ट हमारे पास नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 को लेंगे। इक्वेशन 2 हमारा क्या था, IC इक्वल टू क्या था, बीटा डिवाइडेड बाय RB इंटू VCC माइनस बीटा डिवाइडेड बाय RB इंटू VBE और 1 प्लस बीटा इंटू ICO था। इस इक्वेशन में कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे और हम देखेंगे कि इक्वेशन 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो अगर बीटा बहुत लार्ज है, बीटा इज वेरी लार्ज है, तो हम कह सकते हैं कि 1 प्लस बीटा नियरली इक्वल टू बीटा हो जाएगा, और नियरली बीटा हो जाएगा तो इस क्वांटिटी को हम क्या लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को अगर हम मॉडिफाई करें, इस इक्वेशन को हम मॉडिफाई करके क्या लिख सकते हैं कि IC इक्वल टू बीटा बाई RB VCC माइनस VBE प्लस बीटा ICO। यहाँ भी बीटा का टर्म आ रहा है, यहाँ भी बीटा टर्म कांस्टेंट आ रहा है। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों में देखते हैं बीटा टर्म कांस्टेंट आ रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं IC बाई बीटा इक्वल टू VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाय RB प्लस ICO। हम अगर ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन 8 को और इक्वेशन 7 को अगर ध्यान से देखें तो यह टर्म हमारा कांस्टेंट आ रहा है, दोनों में सिमिलर आ रहा है। तो हम अगर यहाँ से डिफाइन करना चाहें तो डेल्टा IC डिवाइडेड बाय डेल्टा IC डिवाइडेड बाय डेल्टा बीटा अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये टर्म कितना आ रहा है, IC डिवाइडेड बाय बीटा। हम लोगों ने क्या किया है, इस इक्वेशन 8 के हेल्प से इस पूरे के पूरे क्वांटिटी के जगह IC बाई बीटा यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है, जिसे इक्वेशन 7 हमारा मॉडिफाई करके डेल्टा IC डिवाइडेड बाय डेल्टा बीटा कितना आ जा रहा है, IC बाई बीटा के बराबर हो जा रहा है। ये इक्वेशन हमारा 9 हो गया। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि हम लोगों ने जो तीनों स्टेबिलिटी फैक्टर निकाला है, उस स्टेबिलिटी फैक्टर को अगर हम यहाँ पर देखें, अगर समरी करके लिखे तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा IC डिवाइडेड बाय डेल्टा VBE क्या आ रहा है, माइनस बीटा डिवाइडेड बाय RB आ रहा है। ये फर्स्ट स्टेबिलिटी फैक्टर हम लोगों ने निकाला है। सेकंड स्टेबिलिटी निकाला है डेल्टा IC डिवाइडेड बाय डेल्टा ICO निकाला है, जो हमारा क्या आ रहा है, बीटा। और थर्ड क्या आ रहा है, डेल्टा IC डिवाइडेड बाय डेल्टा बीटा इक्वल टू कितना आ जा रहा है, IC डिवाइडेड बाय बीटा आ जा रहा है। ये हम लोगों का तीनों स्टेबिलिटी फैक्टर हो गया। ये क्या बताता है कि IC करंट, कलेक्टर करंट किस तरह आपका बीटा पर डिपेंडेंट है। मतलब कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को अगर चेंज करते हैं, तो टेम्परेचर के चेंज होने से हमारा बीटा अफेक्टेड होगा, और बीटा के चेंज होने से हमारा IC कलेक्टर करंट किस तरह वेरी करेगा विथ रिस्पेक्ट टू VBE और विथ रिस्पेक्ट टू ICO और विथ रिस्पेक्ट टू बीटा। तो हम इस तीनों रिलेशन से ये बता सकते हैं कि कलेक्टर करंट के चेंज होने से क्यूसेंट पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट किस तरह चेंज होगा। थैंक यू।